प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रगल फॉर कन्नौज समझा था, जिसमें 3 पावर्स हमारी निकल कर आई थी, प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और फाइनली हमारी प्रतिहार डायनेस्टी ने राज किया था टिल 9th एंड 10th सेंचुरी। अब हम उसी प्रतिहार डायनेस्टीज को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें, आज हम प्रतिहार डायनेस्टी को ही डिस्कस करते हैं, इसका ही हम खात्मा करते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, जरा देखते हैं। प्रतिहार डायनेस्टी, सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रतिहार वंश। सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं, शुरुआत। इनको ऐसा माना जाता है कि ये हमारे अग्निकुल के वंशजी राजपूत रहे हैं। अग्निकुल यानी कि अग्नि देवता, उनके वंशज राजपूत रह चुके हैं। अग्निकुल वंशीय राजपूत रह चुके हैं ये। सेकंड, अगर हम इनका सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन जो देखने के लिए मिला है, यानी कि इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें जो देखने के लिए मिली है, वो हमारी जरा देखें। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, we found first description in Alhol inscription। Alhol inscription, Alhol अभिलेख में हमें इनके बारे में देखने को मिला है। और Alhol अभिलेख जो कि किसके द्वारा लिखाए गए थे, Alhol अभिलेख पे इंस्क्रिप्शन में जिन्होंने इंफॉर्मेशन डलवाई थी वो पर्सन थे हमारे पुलकिशन सेकंड। पुलकिशन तृतीय जो थे वो हमारे इंफॉर्मेशन डलवाई थी और हमें प्रतिहार राजपूत, प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलता है। जितने भी हमारे राजा आए वो हमें इंस्क्रिप्शन में इनकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये जो पुलकिशन द्वितीय जो थे सेकंड, ये रूलर थे, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी। आपने चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी बोला है। चालुक्य डायनेस्टी के वंशज हमारे चालुक्य बहुत भी हो चुके हैं। कैसे? हमारे चालुक्य जो थे बादामी के भी रह चुके हैं साउथ स्टेट्स में, और एक वातापी अपनी इन्होंने कैपिटल बनाई, उसके भी हमारे वातापी के चालुक्य रह चुके हैं। नॉर्थ में भी हमें देखने को मिला है चालुक्य वंश। तो ये चालुक्य हमारे जो बात की जा रही है वो साउथ वाले चालुक्य की बात की जा रही है, जो कि बादामी डायनेस्टी, बादामी एरिया में राज करते थे। सेकंड, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, प्रतिहार इंस्क्रिप्शन। प्रतिहारों को ऐसा बोला जाता है, प्रतिहारों का ऐसा बोला जाता है कि इनके ये हमारे, आपने सुना होगा रामायण में राम के भाई कौन थे? लक्ष्मण। उनके वंशज माना गया है इनको, और वही प्रतिहार लक्ष्मण जी को बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं इनके बारे में जो हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है वो क्या देखने को मिला है? ये श्री राम, श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं।
तो इनके एंसिस्टर की बात करें तो लक्ष्मण थे हमारे, इनके एंसिस्टर लक्ष्मण थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और वंशज प्रतिहार का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है द्वारपाल, बोले तो एक गेट कीपर। गेट कीपर प्रतिहार का मतलब होता है, ये भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं, अग्नि कुलीन वंशज राजपूत माने जाते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें इनके फाउंडर की, तो इनके फाउंडर थे प्यारे बच्चों हरिचंद्र, हरिचंद्र इनके फाउंडर थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाउंडर। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडर। तो प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें हम, तो उनके राज हरिचंद्र थे, हरिचंद्र। और इनके अगर हम बात करें, इन्होंने तो सिर्फ स्थापना कर दी, इन्होंने सिर्फ डायनेस्टी को शुरू कर दिया, इन्होंने प्रतिहार डायनेस्टी की स्टार्टिंग कर दी, बट इसके एक्चुअल फाउंडर जो माने जाते हैं वो नागभट्ट सेकंड माने जाते हैं। नागभट्ट याद रहे, नागभट्ट नहीं हराया था ध्रुव को, जो कि ध्रुव जो थे हमारे राष्ट्रकूटा में चलते थे। एक्चुअल फाउंडर की बात करें, एक्चुअल फाउंडर वो थे हमारे नागभट्ट सेकंड। अब सर ये फाउंडर और एक्चुअल फाउंडर में क्या फर्क है? स्टूडेंट्स, फाउंडर वो होता है जिसने सिर्फ स्टार्टिंग करके छोड़ दी। जैसे फॉर एग्जांपल हम मुगल टाइम पीरियड में पढ़ेंगे कि मुगल में स्टार्टिंग किसने करी थी? बाबर ने। बट एक्चुअल फाउंडर में क्या चीज आती है? जो उस वंश को आगे चलाता है, जो उसको फेमस करता है, उसको अपलिफ्ट करता है, उसकी शक्तियों को बढ़ाता है, उस रूलिंग पीरियड को, उसी को एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है। और जरा ध्यान रहे, हम सब जानते हैं कि बाबर के बाद जो एक्चुअल फाउंडर जो बोला जाता है वो हुमायूं तो हो नहीं सकते, क्योंकि 10 साल उन्होंने राज किया, 15 साल संघर्ष किया, 15 साल राजगद्दी छोड़ दी उसके टाइम पीरियड पर। एंड देन उसके बाद हमारे आए अकबर। अकबर को अच्छा माना जाता है और अकबर को ही एक्चुअल फाउंडर माना जाता है मुगल डायनेस्टी का। मुगल एम्परर जो एक्चुअल फाउंडर जो थे वो अकबर ही थे। बिल्कुल ऐसे ही इसके जो एक्चुअल थे वो नागभट्ट सेकंड थे। तो हम कह सकते हैं कि इसे डिफरेंस कर सकते हैं कि इसमें हरिश्चंद्र ने सिर्फ ओनली इस्टेब्लिश्ड, इसने सिर्फ स्टार्टिंग करके छोड़ दी, बट आगे फैलाने का काम, आगे उस वंश को चलाने का काम जो उसने किया है वो नागभट्ट ने किया है। तो कह देंगे इसमें वो स्प्रेडेड, और स्प्रेडेड का मतलब होता है फैलाना, आगे फैलाना, चलाया या फिर फैलाया, फली फूल किया इसको। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इसके फर्स्ट ग्रेट रूलर जो रह चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था? वत्सराज। फर्स्ट ग्रेट रूलर जो थे the first great ruler of Pratihar dynasty was Vatsraj. और इन्हीं के ही बेटे थे नागभट्ट, जिनको एक्चुअल फाउंडर माना गया है। इनके पिता से भी ज्यादा नहीं चला होगा, बट असली पावरफुल में नागभट्ट आ गए हमारे। अब वत्सराज जो थे
फर्स्ट ग्रेट रूलर हुआ करते थे। और अगर हम इन्हीं की बात करें, सेकंड, इन्हीं के ही पीरियड में, वत्सराज के पीरियड में हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रगल ऑफ फॉर कन्नौज स्टार्ट किया। इन हिज पीरियड ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज स्टार्टेड। त्रिपक्षीय अगर हम बात करें, कन्नौज का संघर्ष जो स्टार्ट किया था वो वत्सराज के टाइम पर ही चला हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रतिहार रूलर जो थे वत्सराज ही थे। The first Pratihara ruler was वत्सराज। इन्हीं को ही एक टाइटल, एक उपाधि से सम्मानित किया गया और वो टाइटल जो था वो सम्राट था। इनको लोगों ने टाइटल दिया सम्राट का। सम्राट की उपाधि से इनको सम्मानित किया। अब सबसे ज्यादा पावरफुल जो रूलर आया इस डायनेस्टी में वो था मिहिर भोज। स्टूडेंट्स, आइए जरा इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं और इसके बाद हमारी प्रतिहार डायनेस्टी का खात्मा होता है। मिहिर भोज इस दौरान सबसे पावरफुल रूलर रहा था। मोस्ट पावरफुल रूलर was कौन था? मिहिर भोज। राजा भोज, बिल्कुल वही है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो बिल्कुल वही भोज वाला यहाँ पर नाम लिया गया है सर ने। तो मिहिर भोज जो थे सबसे पावरफुल ग्रेटेस्ट रूलर रह चुके हैं प्रतिहार डायनेस्टी के। नेक्स्ट हम अपनी यहाँ पर हमारी प्रतिहार डायनेस्टी खत्म होती है। नेक्स्ट अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं गढ़वाल डायनेस्टी, जिसको ग्रेवाल डायनेस्टी भी बोला जाता है। गढ़वाल डायनेस्टी या फिर गहरवाल डायनेस्टी। गहरवाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। ये जो चली थी हमारे 11th से 12th सेंचुरी तक चली थी, क्योंकि 9 to 10 सेंचुरी तो हमारी कौन राज करके चली गई? प्रतिहार डायनेस्टी। ये बीच में आ गई हमारी गहरवाल डायनेस्टी। अब इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके फाउंडर की अगर हम बात करें, इसके फाउंडर जो थे वो चंद्रदेव थे और इनको ऐसा माना जाता है कि काशी नरेश के नाम से भी ये फेमस थे। काशी नरेश का मतलब ये हुआ इनका एरिया जो लिमिटेड था वो काशी वाले एरिया तक, यानी कि वाराणसी तक था। बिकॉज इनका एरिया वाराणसी तक था। सेकंड बात करें पॉइंट की,
इनकी भी देखा जाए, ही टुक, इनको एक टाइटल से नवाजा गया, एक उपाधि से नवाजा गया। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। ये शब्द हमारे हिंदी के ही हैं। महाराजाधिराज की टाइटल से उपाधि गया, नवाजा गया इनको। इनके बाद ही एक नेक्स्ट रूलर हमारा आया, क्योंकि काशी नरेश नाम सुनने में ही बहुत फेमस लगता है, अच्छा लगता है। इनका एरिया ही हमारा कहाँ तक था, वाराणसी तक। वाराणसी आपने सुना होगा यूपी में है, और वाराणसी शहर से ही हमारी गंगा जाती है। नेक्स्ट इनको टाइटल जो दिया गया था वो महाराजाधिराज का पब्लिक ने नवाजा था। और नेक्स्ट रूलर जो आया गहरवाल डायनेस्टी में वो था मदन पाल। मदन पाल ऐसा माना जाता है नेक्स्ट रूलर था। इसके टाइम पर इसकी किस्मत क्या खराब थी कि टर्किश इन्वेडर्स ने इस पे हमला कर दिया। तुर्की आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको बंदी बना लिया। तो देखो कितनी बुरी किस्मत है इसकी। तो टर्किश इन्वेडर्स made slave to him, अपना गुलाम बनाया, बंदी बनाया। इसी का ही बेटा आया एक हमारा मदन पाल का एक सन आया जिसका नाम था गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र ने इसको गुलामी से छुड़वाया। जो बंदी बना लिया था तुर्की आक्रमणकारियों ने, उसको गोविंद चंद्र ने छुड़ाया। गोविंद चंद्र फ्री मदन पाल इन द हैंड्स ऑफ, किसके चंगुल से, किसके हाथों से छुड़वाया? टर्किश इन्वेडर्स। और ऐसा माना जाता है ये गोविंद चंद्र जो थे हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हुआ करते थे। इनको बुद्धिमान पर्सन हुआ करते थे। इनको पब्लिक ने टाइटल दिया। आइए जरा जानते हैं। इनको पब्लिक ने जो टाइटल दिया था वो था विद्या विचार वाचस्पति। विद्या विचार वाचस्पति के नाम से इनको एक उपाधि दी गई, क्योंकि ये इंटेलिजेंट पर्सन थे, विद्वान थे इनको। और इन्होंने अपने पिताजी को भी टर्किश आक्रमणकारियों से बचाया था। गोविंद चंद्र को टाइटल दिया गया क्योंकि इंटेलिजेंट पर्सन तो थे ही। इंटेलिजेंट तो थी, इनको एक टाइटल दिया गया विद्या वाली वाचस्पति। विद्या विचार, एक्चुअल में विद्या विचार चाहिए। विद्या विचार वाचस्पति के नाम से इनको टाइटल दिया गया।
और इस डायनेस्टी के अगर हम लास्ट रूलर की बात करते हैं, गहरवाल डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करते हैं, तो लास्ट रूलर जो थे वो थे हमारे राजा जयचंद। या जिसको जयचंद्र भी बोला जाता है। और ये जयचंद्र वही थे जिन्होंने स्वयंवर रखा था और उसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था क्योंकि वो जलते थे। अब जरा देखते हैं, लास्ट रूलर जयचंद थे इनके, और इनकी एक पुत्री थी, बेटी, एक डॉटर थी, संयोगिता। वाह क्या नाम है, संयोगिता इनकी एक डॉटर थी, पुत्री। इसकी कहानी जरा सुनते हैं। इसकी कहानी क्या थी कि और इसी के ही कॉन्टेम्परेरी, यानी कि इसी के ही समकालीन, इसी के ही टाइम पर, क्योंकि ये तो कन्नौज में राज कर रहा था, इसी के टाइम पर ही दिल्ली में राज कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। नाम तो सुना ही होगा। दिल्ली में राज कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। चौहान डायनेस्टी चलती थी क्योंकि ये चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब पृथ्वीराज चौहान इसके कॉन्टेम्परेरी राज कर रहा था इसी टाइम पर ही, इसके शासन काल में ही। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो बेटी थी पृथ्वीराज को पसंद आ गई थी, प्रेम प्रसंग चलने लगा था, प्यार मोहब्बत। तो इसकी बेटी पसंद आ गई थी पृथ्वीराज चौहान को, इनके बीच में प्रेम चलने लगा। बट ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई, वो इन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या रखा, इन्होंने एक स्वयंवर रखा जिसमें सभी राजाओं को तो बुलाया गया, सारे एरियाज के, एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान। और ये बात पृथ्वीराज चौहान को ईगो हर्ट कर गई। उनके ईगो हर्ट करने के बाद ही उन्होंने भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद ही इन्होंने शादी कर ली। तो ये थी बच्चे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता के साथ शादी की। बट इस दौरान एक चीज बात होती है, ध्यान दें, क्योंकि इसने शादी तो कर ली थी, इसी दौरान अगर हम बात करते हैं 1191 में, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान बिजी थे मोहम्मद गौरी से बैटल लड़ने में। और उस टाइम पे जो बैटल लड़ी जा रही थी होती बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का युद्ध। आइए थोड़ा सा इसको जरा देख लेते हैं। इसी दौरान ही वो मोहम्मद गौरी में बिजी थे। और बट ये चीज ज्यादा देर तक चली नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने आसानी से बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को हरा दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू चंद्रबरदाई इन द एपिक ऑफ पृथ्वीराज राज सो इट इज बिलीव दैट हमारे मोहम्मद गौरी, जो कि हमारे तो नहीं कहना चाहिए, तो बाहर से आए थे, वो दुश्मन ही थे, जो बाहर से आए थे, उन्होंने 16 बार हमला किया था। और पृथ्वीराज चौहान का वो आसानी, इतना बड़ा दिल था कि वो हर बार माफ कर दिए जाते थे। हर बार पृथ्वीराज चौहान माफ कर देते थे मोहम्मद गौरी को, क्योंकि मोहम्मद गौरी आक्रमण करता तुरंत माफी मांग लेता। ऐसा उसने 16 बार किया। बट जैसे ही 17 बार उसने आक्रमण किया तो ये लिमिट पार कर गई और सब्र का बांध टूट चुका था पृथ्वीराज चौहान का। यहीं पर ही हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन स्टार्ट हो जाता है। प्यारे बच्चे,
आइए जरा देखते हैं। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन देखा जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन जो जगह है आपको पता होना चाहिए, ये पहले करनाल के पास जगह हुआ करती थी। करनाल कहाँ पर है हमारा? हरियाणा में। तो करनाल के पास जगह हुआ करती थी और इस बैटल ऑफ तराइन में ये दो लोगों के बीच में लड़ा गया। एक थे पृथ्वीराज चौहान, सेकंड था मोहम्मद गौरी। इसमें जो जीत जो हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, क्योंकि आसानी से हरा लिया था, तो इसमें ये वॉन कर गए थे। अब इसको हराने के बाद ही ये मोहम्मद गौरी भाग गया दोबारा गाजी अपनी प्लेस पर जहां से आया था, टर्की जगह से आया था, अपने भाग गया। बट गौर करने वाली बात यह है कि एक जयचंद जो कि संयोगिता का पिता था, वो इतना मूर्ख था कि इसने इसका साथ दिया, सेल्फिश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसका साथ दिया। और इसमें सेकंड जो बैटल हुई ठीक एक साल बाद 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई। उसमें ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने जो लिखी थी उनके अनुसार माना जाता है कि ये बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। बट मोहम्मद गौरी ने हत्या कर दी थी पृथ्वीराज चौहान की। और इसने ये भी देखा है, ये सेकंड बैटल जो हुई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा निर्णायक युद्ध था, ये ऐसी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी कि इस टाइम पर एक ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिला। वो ट्रांजिशन पीरियड, वो क्या चीज देखने को मिला कि ये लास्ट जो राजा जो था पृथ्वीराज चौहान, हिंदू रूलर, इसके बाद ही मोहम्मद गौरी यानी कि मुस्लिम रूलर स्टार्ट हो गया। तो हिंदू रूल खत्म हो गया, मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। ये ट्रांजिशन पीरियड देखा जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ट्रांजिशन पीरियड और क्या देखना चाहता है, हिंदू रूल से कौन सा रूल स्टार्ट होने वाला था? मुस्लिम रूल। यहीं से ही मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। और मैं कहता हूं कि हमारी मेडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड जो देखा गया वो मुस्लिम रूल का ज्यादा कवर करती है। नेक्स्ट चीज इसमें ये भी देखी गई है कि शुरू से ही, जैसे मैंने बताया था, ये जयचंद जो कि मूर्ख किस्म का प्राणी था, इसने क्या किया था? मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। मोहम्मद गौरी का किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसे पता था मोहम्मद गौरी आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा या राज करके चला जाएगा, बचा हुआ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, मुझे सोने हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, और प्लस जो दिल्ली की जो राजगद्दी थी वो भी इसे मिल जाएगी। और दिल्ली की राजगद्दी कहने का मतलब ये हुआ कि वो इंसान दिल्ली में जो बैठा है वो पूरे इंडिया को राज कर रहा है, वो पूरे इंडिया को चला रहा है, क्योंकि दिल्ली से माना जाता है पूरा इंडिया। और इस टाइम पर आगे चलकर, क्योंकि इसने मोहम्मद गौरी के हाथों अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी थी, इसी मूर्खता का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। बैटल आगे जरा देखिए, बाद में एक बैटल हुई हमारी 1194 में, बैटल ऑफ चंदरवार, बैटल ऑफ चंदावर हुई थी। उसमें मोहम्मद गौरी ने खुद राजा जयचंद की हत्या कर दी थी। बैटल ऑफ चंदावर।
और ये किसके बीच में हुई थी? जयचंद मोहम्मद गौरी। जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी। ये चीज हमें देखने को मिली है, क्योंकि जयचंद यहाँ पर विभीषण का काम कर रहा था, और ऐसा बोला भी जाता है कि घर का वेद ही लंका ढाए। रामायण में आपने देखा होगा विभीषण जो कि लंकापति रावण का भाई हुआ करता था, उसने सारी रावण की प्लानिंग पर पानी फेर दिया, और सारी प्लानिंग किसको बता दी? भगवान श्री रामचंद्र को। तो बिल्कुल यही बात भी हमारी राजा जयचंद पर भी अप्लाई होती है। इसने भी अपनी मूर्खता दिखाई, और वो मूर्खता का खामिया जैसे लास्ट में खुद को भुगतना पड़ा। अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को तो लेकर मरा ही, साथ में अपने आप भी मर गया। किसके हाथों? जिसका वो साथ दे रहा था, मोहम्मद गौरी का। कौन से टाइम पर? 1194 में। और यहाँ से हमारा मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 2 डायनेस्टीज कवर करी हैं, एक प्रतिहार डायनेस्टी और सेकंड गहरवाल या फिर गढ़वाल डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी में हमने पढ़ा था इसके फाउंडर जो हैं हरिश्चंद्र माने जाते हैं, और फर्स्ट ग्रेट रूलर वत्सराज। मिडिल में इसके रूलर आए थे नागभट्ट, और लास्ट रूलर जो थे काफी पावरफुल रूलर जो राज करके गए थे वो थे मीर भोज। सेकंड हमने गढ़वाल डायनेस्टी पढ़ी थी। इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो मेन चीज जो हमें देखने को मिली है, वो सबसे ज्यादा जो मेन पर्पस जो देखने को मिला है वो है हमारा राजा जयचंद, क्योंकि राजा जयचंद से ही हमारी कहानी खत्म हुई थी, और वो ही हमारे स्टार्ट करने वाले भी थे। कैसे? उन्होंने कहानी तो पृथ्वीराज चौहान की खत्म कर दी, बट अपने साथ अपनी भी कहानी खत्म हो गई मोहम्मद गौरी का साथ देकर। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने 2 डायनेस्टीज कवर करी थी। नेक्स्ट क्लास में हम चौहान डायनेस्टी को कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में स्टार्ट ही कर दिया है, तो डिटेल में हम चौहान डायनेस्टी को समझेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे सेफ।